नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के शासन वाले राज्यों में जो सरकारें हैं, उन सरकारों को बर्खास्त करवा देंगे? अब सामान्य सवाल आ सकता है ये कि प्रधानमंत्री क्यों बर्खास्त करवाएंगे? ये तो राज्यपाल की संस्तुति होती है और राष्ट्रपति बर्खास्त करते हैं। लेकिन ये सब वही बातें हैं जो लिखंत में है। लिखंत वाला आजकल भवंत नहीं है ना, मतलब होता नहीं है। आजकल लिखंत साइड में रखा होता है, करंत अलग होता है। करंत ऐसा है कि करंट लग जाता है। मोदी जी और अमित शाह इन्हीं के इशारे पर पत्ता डोलता है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, सब मोदी जी के हिसाब से चलता है। क्यों बर्खास्तगी की बात आ रही है? दरअसल ज्ञानेश कुमार से ज्यादा लाडला दुलारा और संरक्षित धरोहर इस वक्त मोदी और शाह के लिए कोई नहीं है। संरक्षित धरोहर इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह बचा के रखना है। संरक्षित धरोहर को क्या होता है कि हम सहेजते हैं, बचाते हैं। इसीलिए तो जेड सिक्योरिटी दी जा रही है। नहीं, चुनाव आयुक्त कभी लिया था आज तक जेड सिक्योरिटी में घूमते हुए देखा था आपने? तो ज्ञानेश कुमार के लिए तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुलेआम बगावत कर दी है, खुला मोर्चा। और ये मोर्चेबंदी हल्की फुल्की वाली नहीं है। लाखों लोगों को सड़कों पर जुटाने का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों के साथ प्लानिंग करने का ऐलान हो चुका है। ये बगावत इस लेवल की है। इस लेवल की बगावत के बाद ये धमकी आई है। और धमकी किसी और ने नहीं दिया। ये सवाल मैंने क्यों किया कि मोदी बर्खास्त करवाएंगे, ये मेरे मन से नहीं उपजा है। हमारे मन से तो कुछ भी नहीं उपजता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उसी के बीच से खबर निकालते हैं, बिटवीन द लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भाजपा के ही एक कैमरा जीवी नेता ने, जो मोदी शाह के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें बहुत ऊपर अच्छे नंबर से पास होते हैं बार बार, राहुल सिन्हा, उन्होंने खुलेआम ये धमकी दी। इसको धमकी ही मैं कहूंगा। बहुत लोग तो कहेंगे कि अरे इशारा है, संकेत है, ये धमकी है। अब मैं पूरा आपको एक एक खबर दिखाऊंगा, पूरी खबर, एक एक बाइट सुनवाऊंगा। कांग्रेस के वो सवाल जिसका जवाब देने के लिए इस देश में सभी के सभी गूंगे हो चुके हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, वो सवाल बताऊंगा। लेकिन पहले स्क्रीन पर भाऊ को लाऊंगा। लाइए भैया, भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरों का सिलसिला एक बार शुरू कर दें, सब दिखा दें और फिर आपके हवाले। चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में क्यों? एसआईआर 2.0 के विरोध में कांग्रेस ने दिए ये तर्क, 3 राज्य भी हुए खिलाफ। आगे चलिए। एसआईआर 2.0 पर सियासी जंग, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा सवाल, इन 3 राज्यों ने भी खोला मोर्चा। नेक्स्ट, आगे चलिए। 12 राज्यों यूटी में एसआईआर कल से। चुनाव वाले राज्य असम के लिए घोषणा क्यों नहीं? ये भी अभी इसके इसके जवाब पर क्या जवाब आया है, वो भी उस पर भी आएंगे। इसके बाद ये अटैच कर रहे हैं हम खबर, ये अलग है थोड़ा, लेकिन इसके साथ जब जेहन में रखेंगे आप तो बगावत को समझेंगे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले नहीं हुआ एसआईआर का ऐलान, क्या है वजह? महाराष्ट्र में नहीं होगा एसआईआर, ठीक। यूपी में एसआईआर के ऐलान से पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर। अप्रैल में ही शुरू हो पाएगी प्रक्रिया। जहां पर असर पड़ रहा है वहां पर वही पंचायत चुनाव दोनों जगह है, लेकिन यहाँ असर पड़ रहा है फिर भी होगा, वहां नहीं होगा। अब ये भीतर देखिए क्या है प्लान, ये भी समझना जरूरी है। बिहार से शुरू हुई कवायद, देश के 12 राज्यों में ऐलान हो गया है कि करवाया जाएगा, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है। देश के ऐसे राज्यों में जहां आने वाले साल में चुनाव है, वहां एसआईआर का घोर विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में हो रहा है। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार है।
नेक्स्ट, तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने तो एसआईआर को साजिशों का जाल बता दिया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एसआईआर के साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी बड़े चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि आने वाले 2 नवंबर को कोलकाता में एसआईआर के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। खुद अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के इस अभियान के विरोध का झंडा उठाएंगे। अभिषेक खुद झंडा उठाएंगे और कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली, मतलब इस एसआईआर और ज्ञानेश के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतारने की तैयारी है। यही बात हमने कहा था। कांग्रेस का चुनाव आयोग से सवाल, अब ये पढ़िए जरा। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एसआईआर पर। उन्होंने सवाल पूछे थे। क्या क्या सवाल थे? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो चुनाव आयोग को देश भर में इतनी जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने का क्या उत्साह है? क्यों इतना उत्साहित है? पहला सवाल। भाई विचाराधीन है, फैसला हो जाए तो। दूसरा सवाल, आयोग ने बिहार में अवैध प्रवासियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया? ये तो बहुत सॉफ्टली ये सवाल रखते हैं। ये मुद्दा हटा दिया जाए तो मोदी और शाह बिहार में कोई स्पीच नहीं दे पाएंगे। पूरी स्पीच ही घुसपैठिया रहती है। तो जब घुसपैठिया स्पीच दे रहे हैं तो डाटा भी तो आना चाहिए। तीसरा सवाल, असम में ऐसी कोई एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई जा रही है? प्रमोद तिवारी ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि मोदी शाह की नीतियों पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक कोई अवैध प्रवासी पकड़ा नहीं गया, जबकि इसी मुद्दे को उन्होंने बार-बार चुनावी मंचों से उठाया है। रैली और 3 सवाल आ गए। अभी एक चीज बचा है, सर्वदलीय बैठक। कहते सबके साथ प्लानिंग करने की तैयारी है। लाइव तमिलनाडु बंगाल में तीखा विरोध हुआ है और लोकतंत्र की हत्या की साजिश, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया गया है। डीएमके ने 2 नवंबर को कोलकाता में रैली होगी और डीएमके ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। सर्वदलीय बैठक 2 नवंबर को डीएमके बुलाएंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग को अत्यधिक समझौतावादी बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। सीपीएम केरला में जो है उसने भी इसको मनमाना कदम बताया है। अब हटा दीजिए इसको। अब भाऊ आपके पास आएंगे, उससे पहले जरा कुछ बाइटें, अच्छा नहीं, पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं फिर बाइटों पे चलेंगे। ये 3 सवाल, कोलकाता रैली, लाखों लोग और सर्वदलीय बैठक, खुला अब बगावत का ऐलान हो चुका है चुनाव आयोग के खिलाफ। क्या चुनाव आयोग इस बगावत से कुछ असर इस पर होगा? कुछ डरेगा, थमेगा, ठहरेगा, या ऐसे ही बेरोक टोक ऐसे ही कुचलता जाएगा लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया? देखिए आशीष, चुनाव आयोग के पास कुछ कानून हाल ही में 2014 के बाद पारित हुए, जिससे हाँ। चुनाव आयोग को असीम शक्तियां दी गई। हम्म, चुनाव आयोग जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक काम करता है, तो फिर हम्म, संविधान का कस्टोडियन जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो अंकुश लगाता है। हम्म, लेकिन ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं कि क्या एक ही थैले के, एक ही कॉइन की 2 साइड हो गई है चुनाव आयोग और न्यायपालिका। हम्म, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर खासकर चुनाव बिहार में सर पे थे। 1 महीने में एसआईआर इन्होंने किया। उसके बाद लाखों लोग साथ में मिलने की बात कही। डंके की चोट पे कह रहे थे कि घर-घर में जाके वेरिफिकेशन कराएँ, सब कुछ कराएँ। उसके बाद लिस्ट जारी की और जो फाइनल लिस्ट जारी की उसमें मरे हुए लोगों को मतदाता और जीवित लोगों को मरा हुआ बताया। वो कौन-सा बीएलओ जाके आया था वहाँ पे? कौन से सर्टिफिकेट से आया था? पूरा एसआईआर का जो एसआईआर की प्रक्रिया एक तरफ बिहार में चल रही है और सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही थी। विभिन्न लोग, विभिन्न संस्थाएँ लोग वहाँ चले गए थे। फिर बार-बार चुनाव आयोग ने ये कहा कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं भई, बाहर के देशों के लोग हैं, उनको कैसे, जो नागरिक ही नहीं भारत के, उनको कैसे दे देंगे? तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कौन विदेशी लोगों को यहाँ मतदान दे करवाएगा? कोई नहीं करवाता। कोई इस देश की कोई पार्टी नहीं करवाना चाहती। तो फिर आपने जब एसआईआर किया है, तो कितने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए ये बताइए? सिंपल सी बात है। हम्म, आप बताएँ कि देखिए एसआईआर की इतनी ज़रूरत थी कि 1.5 लाख हमने घुसपैठिए
पकड़े गए और ये उनकी लिस्ट है। ये इन-इन देशों के थे, कोई म्यांमार का था, कोई नेपाल का था, कोई बांग्लादेश का था। ये तीनों देशों के नाम मैंने नहीं, ये चुनाव आयोग ने लिए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा कि कुछ हमको लोग मिले हैं। तो कितने लोग मिले हैं, वो आंकड़ा अभी तक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक हवा बना के रखा है, ये घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतते हैं। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि वोट चोरी के माध्यम से लगातार लोग सत्ता में बैठे हैं। हुँ। मुझे लगता है कि ये अराजकता का नया दौर इस देश में शुरू होगा और उस अराजकता में एक मेजर फैक्टर चुनाव आयोग रहेगा। चुनाव आयोग यदि मनमानी करेगा और सर्वोच्च न्यायालय यदि निरंकुश चुनाव आयोग को छोड़ देगा, तो फिर ऐसे में जनता रास्ते पे उतरेगी। हिसाब जनता करती है। बंगाल में मैं होते हुए देखता हूँ, मैं तमिलनाडु में होते हुए देखता हूँ। क्योंकि बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे राज्य है, जहाँ बीजेपी भरसक प्रयास करने के बाद, जिसको बोलते हैं ना सारे घोड़े खोल दिए। सारे घोड़े खोलने के बाद भी वहाँ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं कर पाए। पिछली बार बीजेपी वाले इतराते हम 3 से 70 73 आ गए। अरे आप 373 आ गए, लेकिन जिसको हरवाना था उसका भी नंबर बढ़ के वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, ममता दीदी। ममता का क्या किया आपने? ममता की एक उम्मीद तो एक सीट नहीं छीन पाई, ममता फिर ज़्यादा सीटों के साथ आई, जो पुरानी सीटें थी। हुँ। वही डीएमके का है। वहाँ तमिलनाडु में व्यक्ति विशेष को लेके राजनीति होती है। एआईएडीएमके एमजी रामचंद्रन थे, जयललिता थी। तब तक एआईएडीएमके के सिक्के चलते थे, बाकायदा उनका डंका चलता था, वो लगातार सत्ता में बने भी रहे। हुँ। लेकिन फिर उसके बाद जयललिता वो नहीं कर पाई जो करुणानिधि कर गए। करुणानिधि ने समय के चलते करुणानिधि भी एक कल्ट पार्टी से आए थे। डीएमके पार्टी भले ही एक विचारधारा की हो, लेकिन करुणानिधि एक बेहतरीन वक्ता, क्योंकि वो तमिल फ़िल्म के बेहतरीन स्टोरी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर थे। हुँ, उनके हुँ, स्टोरी और वहाँ के सलीम जावेद है वो, हुँ। या सलीम जावेद के पहले से हम सलीम जावेद को कह सकते हैं कि यहाँ की करुणानिधि है वो। हाँ, हाँ। उस इंडस्ट्री में बड़े-बड़े हीरो जो एस्टेब्लिश हो गए, वो करुणानिधि के डायलॉग्स पे, स्टोरी पे हुए। एमजीआर भी उनका ही प्रोडक्ट था, हुँ, उनका चेला था। हुँ, नहीं बनी छोटी-सी बात पे झगड़े हो गए तो एक अलग पार्टी बनाई। तो उन्होंने तो अपने जाते-जाते, क्योंकि वो खुद चेहरा नहीं थे, एक वक्ता थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, तो उन्होंने जाते-जाते अपने बेटे को एस्टेब्लिश करके गए। तो डीएमके बच गई उनके जाने के बाद भी। लेकिन एआईएडीएमके में जयललिता की मृत्यु के बाद वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब वहाँ पे पिग्मीज़ साबित हो गए। जयललिता के नाखून के बराबर भी कोई नहीं। जयललिता की विरासत को लेके झगड़े हो गए। इसलिए वहाँ एआईएडीएमके खत्म सी हो गई। अब वहाँ विपक्ष को जगह नहीं है। बीजेपी और साथ जन्म भी लेगी, तो वहाँ पैर जमाने में बीजेपी को बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदीवाद, बीजेपी का तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद, जो तमिलनाडु के गले नहीं उतरता, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स है, खासकर केरल हुँ, और तमिलनाडु की, तो वहाँ उनको पैर नहीं जमते। दूसरी बात केरल में ये मैं बताऊँ, केरल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है। केरल में लेफ्ट की जगह है, लेफ्ट सेंटर की जगह है, लेकिन राइट की जगह नहीं। आप खुद केरल जाके आए और आपने खुद कहा कि मुझे ताज्जुब हुँ। लगा, इस देश में ऐसा भी राज्य होता है कि जो पार्टी सत्ता में है उसका झंडा कहीं नहीं दिखता। नहीं। हुँ, उनके कार्यकर्ताओं का उनके कार्यालय के बाहर बड़े-बड़े बोर्ड नहीं दिखते। उन्होंने कहा मैंने 1-2 पॉलिटिकल झंडे देखे, वो भी बीजेपी के देखे। हुँ, हाँ। शायद बीजेपी ने वहाँ जाके उस राज्य की जो खूबसूरती है, उसपे कालीमा लगाने का काम तो नहीं किया, ये खूबसूरती पे बात की आप। तो वहाँ उनकी जगह नहीं है और ये इनको ये पता है कि हम किसी भी हालत में, ये देखिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट है आशीष। हुँ, वो जानते हैं कि वो किसी भी हालत में सीधे-सीधे टक्कर लेके ना तमिलनाडु में प्रवेश कर पाते, ना केरल में क प्रवेश कर पाते, ना ही बंगाल में प्रवेश कर पा रहे, सत्ता पाने के लिए कुछ कर पा रहे। ऐसे में एसआईआर के ही द्वारा यदि सत्ता में जो बने हुए लोग हैं, उनकी मतदाता सूची ही मर्सिलेसली स्लैश करो, निपटा दो। क्या बिहार में ये हुआ नहीं? क्या सीमांचल में मुसलमानों के नाम नहीं कटे? थोक में कटे हैं।
अब वो बेचारे अगले 5 साल तक लड़ेंगे कि हमारे नाम क्यों कटे, हो सकता है अगले 5 साल आ जाए। या सत्ता में यदि वहां परिवर्तन होता है तो जो नई सरकार आएगी वो बताएगी कि ये भारतीय है भाई, कैसे नाम काटे आपने। अभी एसआईआर होगी तो भाई दिल्ली में एसआईआर होगी तो मुझे फिर जाना पड़ेगा बताने के लिए कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव में चुनाव आयोग ने मुझे मतदान से वंचित रखा था। मेरी पत्नी मतदाता, मेरी भतीजी जो यहाँ नहीं है 10 साल छोड़ गई वो भी मतदाता। कौन सा बीएलओ आके गया पता नहीं, और मैं ही नहीं, फिर जाके मुझे 1 महीना स्ट्रगल करके अपना नाम इनरोल करना पड़ा। लेकिन फिर एसआईआर होगा तो फिर मेरे को वही तकलीफ होगी। तो क्या ये जानबूझ के नाम छाटे गए थे, टिक किए गए थे? मैं मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं, मैं किसी और का नहीं, क्योंकि मैं सत्ता को सवाल पूछता हूं, उनको लगता भाजपा विरोधी है तो उसको उठाओ। तो ये अब वहां एक बार सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। एक बार, बस एक ही यदि बार फिर तो आना। एक बार यदि आ गए हम्म, तो उसके बाद तो तमिलनाडु का मतलब ये द्रविड़, ये तमिलनाडु भूल जाएगा कि वो द्रविडियन कभी राज्य था, भूल जाएगा। बंगाल हम्म, लोग बंगाली अस्मिता भूल जाएंगे, और केरल वाले शिक्षा क्या होती है ये समझ में आ जाएगा उनको। वो कल से हम्म, गोबर और गोमूत्र की ही बात करने लगेंगे। हाँ, करवाएंगे ये, करवाएंगे। तो जब आपको सीधा रास्ता नहीं मिला तो एसआईआर का, और ये वो तीनों राज्य में राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो कमर कस के बैठे हैं। एक और हमला हो रहा है, हमला ये भाजपा का है आशीष, हम्म, सामने कुछ और है। जैसा एग्जैक्टली। पाकिस्तान भारत से लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, लड़ चाइना रहा था लड़चाई न रहा था, एग्जैक्टली पाकिस्तान के भाजपा कंधे का है। से। इसीलिए मैं बाइट रोका था, और वो वक्त है बाइट सुनवा देते हैं। मैंने भाव से भी चर्चा में कल परसों प्रोग्राम में भी बोला था, जब एसआईआर पे आया कि अन्य राज्यों में होगा, तो शायद हॉट टॉपिक में हेमंत जी ने कहा कि नहीं एसआईआर वहां पर ममता रोक लेंगी, वहां पर स्टालिन, हम कहे ये सब सहमत हैं, लेकिन एक रास्ता है इनके पास, ये सरकारें बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि नंगो कोई रोक पाता है? नंगा कहीं चला जाता है, लोग दरवाजा खोल देते हैं, भाग जाते हैं अपने घर छोड़ करके नंगा के सामने। उसका उदाहरण आपको हम दिखाएंगे, सुनवाएंगे आपको कि बीजेपी नेता ने बोला है, वो मनसा की तरफ इशारा करता है। लेकिन पहले जरा पवन खेड़क सुनिए, तमाम सवाल है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। पवन खेड़क सुनिए। समस्याएं आई जो चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही एक धब्बा लगाया, उसका क्या होगा? क्या उसके जवाब मिले जो सवाल बिहार के एसआईआर से निकले हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने पड़े, और अब ये एसआईआर जो 12 राज्यों में आप करा रहे हैं, आप कैसे करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नियत है आपकी? 2003 में भी एसआईआर हुई थी, क्या उसके दिशा निर्देश आप सार्वजनिक करेंगे जो 2003 में हुई थी एसआईआर? क्या उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करेंगे आप? ये सब तो जवाब देने पड़ेंगे ना। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। सर राहुल गांधी को आप लोगों ने करना कहा, उसको लेकर विवाद हुआ। हम लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। अब लोगों की जो भावना है उसका अपमान अगर करना चाहे कोई तो करे। मैनिफेस्टो भी आप लोग आज जारी कर चुके हैं। हम सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, हम सबसे पहले मैनिफेस्टो भी ला रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। और क्या होगा सर मैनिफेस्टो में, जो वादे हैं? 20 साल से जो बिहार को अब ठगा, मैनिफेस्टो पे मुझे आ लगता गए है हैं। बिहार को अब उसके एसआईआर का मुद्दा चला गया, मैनिफेस्टो तो आ ही जाएगा, कुछ ही घंटों में आ जाएगा। प्रमोद तिवारी को सुनवाइए, फिर आखिर में धमकी सुनिएगा। प्रमोद तिवारी को सुनवाइए। पार्लियामेंट से लेकर हर इलेक्शन मीटिंग में प्रधानमंत्री और भाजपा के हर बड़े नेता ने कहा था अब की बार 400 पार। इरादा था अंबेडकर जी के संविधान को बदल देना, लोगों के वोटों के अधिकार को छीन लेना, ये इनका पहला उद्देश्य था। भारत की जनता ने नहीं पूरा होने दिया, संविधान की हिफाजत हो गई। अब संविधान तो बच गया, पर वोटों की चोरी करने के लिए एक बार फिर कोशिश हो रही है। 52 करोड़ के आसपास मतदाताओं को 12 राज्यों में फिर से एसआईआर के नाम पे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ों के वोट काटने की
एक कोशिश हो रही है। पूरा विपक्ष पूरी ताकत से खड़ा होगा और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। हमने जैसे 400 सीट नहीं होने दी, वैसे इस एसआईआर में इस इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, आप नहीं होने देंगे, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब होकर रहेंगे। सुनवाइए राहुल सिन्हा को, कैसे होंगे, सुनवाइए। नहीं, ये तो एक्चुअली तृणमूल का जो डर है, अभी क्या है, ऐसा सड़क पे तृणमूल खड़ा है, बाएं और हिलेगा तो सीधा खाद में जाएगा। कारण एसआईआर होगा, तृणमूल का सत्ता खत्म हो जाएगा। और डायना में क्या है, एसआईआर लेके गुंडागर्दी करेंगे तो एसआईआर समय पे नहीं होगा तो इस सरकार का टार्म खत्म हो जाएगा, तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन जारी हो जाएगा और यहीं पर चुनाव होगा। इसीलिए तृणमूल को तो दोनों तरफ खाई है, इधर भी जाएगा, उधर भी मरेगा। इससे सबसे अच्छा है जो एसआईआर को स्वीकार करना चाहिए तृणमूल नेता लोगों को, और एसआईआर को करने देना चाहिए। जनता का जो मांग है उस मांग को पूरी करना चाहिए। नवंबर में कहाँ प्रदर्शन करेगी जो कि एसआईआर के खिलाफ होगा, यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी भी पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करे प्रदर्शन करने के लिए तो किसी ने माना नहीं किया। एक तो इलेक्शन कमीशन का कदम के ऊपर प्रदर्शन होता नहीं है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती इसको करना चाहते हैं। जनतंत्र में प्रदर्शन में तो कोई माना नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी बंद करिए। जैसा गुंडागर्दी का आप लोगों ने माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है, भय का माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है तृणमूल कांग्रेस, ऐसा भय का माहौल बनाने का जो उनका मंशा है, उसका तरीका है, वो गलत है। सुन लिया आपने? मुझे मुझे राष्ट्रपति शासन नहीं, मुझे इसलिए हंसी आई कि भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। भय का माहौल तो ये सज्जन खुद ही बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लाएंगे। हाँ, भय का माहौल तो ये खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन चुनाव आयोग यदि किसी पार्टी के गोद में बैठ के चुनाव आयोग चलाएगा तो प्रदर्शन तो होगा। चुनाव आयोग की कुछ जिम्मेदारियां हैं। चुनाव आयोग गैर जिम्मेदारी तरीके से काम करेगा। चुनाव आयोग खुद सत्ता पक्ष बन के विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेगा। चुनाव आयोग विपक्ष के तमाम जो क्वेरीज उठती है, विपक्ष के सवाल को ये बोल के करेगा कि चुनाव हारते इसलिए किए। मतलब ये एक राजनीतिज्ञ तरह से जब बात करेगा चुनाव आयोग, तो फिर उसको राजनीतिज्ञ की तरफ से ही निपटाया जाएगा। If the election commission turns to be a political identity, then it will have to face the wrath of the political parties. You be an independent organization, everybody will respect you. क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? पहला सवाल। यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, एक पक्षपाती रूप से एक किसी पार्टी के गोद में बैठ के काम कर रहा है, तो हम तो चुनाव आयोग को बीजेपी का एक प्रकोष्ठ मानते हैं। और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना ये बीजेपी के विरोधियों का नैतिक अधिकार है। इसमें सिन्हा साहब की जरूरत नहीं है बताने की। और डरा नहीं रहा है, लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। विरोध प्रकट करने को डराना नहीं बोलते, डराना राष्ट्रपति शासन की धमकी देने को बोलते हैं। ये है डराना। ठीक है, डराना इसको बोलते हैं। डराना बीएलओ को हम सस्पेंड कर देंगे, ये डर है, ये डराना है। ये पॉलिटिकल ये नहीं है। डराना झूठ बोल के चुनाव आयोग को डरा रहे आप कि ममता ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने के बाद ट्रांसफर किए, ये झूठ है। आप डरा रहे हैं। चुनाव आयोग के चंद घंटे पहले ट्रांसफर हुए, वैसे ही हुए जैसे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए 21 महिलाओं के अकाउंट में 1 घंटा पहले चुनाव 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1 घंटा पहले ट्रांसफर कर दिए। जायज है, कानूनन है। उसके बाद चुनाव आयोग ने मुंह खोला, उधर से मैसेज आ गया, ट्रांसफर हो गए, चालू। चुनाव आयोग कितनी जगह पे, क्या चुनाव आयोग कई जगह पे कानूनन, चुनाव आयोग यही चुनाव आयोग है ना जो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि आधार कार्ड के साथ हम लिंक करेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ आशीष जी, ये बंगाल की बात है। पहली बार बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि एपिक नंबर रिपीट हो रहे हैं आपके। 2 राज्यों में सेम एपिक नंबर है।
जब उसने ये प्रूफ दिया, ये सबूत दिए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि गलती हो गई। ज्ञानेश कुमार ने जीवन में पहली गलती मानी और कहा कि इसको रोकने के लिए फिर उन्होंने उसको लिपापोती की, लेकिन इससे मतदान में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ममता जी ने दूसरी लिस्ट दी कि वही हरियाणा की महिला कैसी बंगाल में उसी एपिक नंबर की रजिस्टर है। बंगाल में मतदाताओं में सेम एपिक नंबर 2 एक महिला के पास है जो हरियाणा की रहने वाली है और जो कि यहाँ का है। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी है तो हम इसको आधार कार्ड से लिंक करेंगे। 2021 में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को अमेंड करके आधार कार्ड का महत्व लाया था। 2021 से 25 तक आधार कार्ड कहाँ गया? फिर एकाएक जब एसआईआर होती है तो आधार कार्ड महत्वहीन हो जाता है। आधार कार्ड जो हमारी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी नहीं है। आधार कार्ड मैं कहाँ रहता हूं ये पता नहीं है। फिर आधार कार्ड क्या है? एक फोटोग्राफ मेरा, वो भी चुनाव वो आधार वाले जो फोटो खींचते हैं उसमें देखोगे तो आपको खुद ही डर जाते हैं आशीष। ऐसे तो फोटो आते हैं उनके कैमरे से, और वही आधार कार्ड का वो डरावना फोटो देख के ही आपको एयरपोर्ट पे एंट्री होती है। आधार कार्ड आपको एयरपोर्ट जैसे सिक्योरिटी जगह पे एंट्री करवा सकता है, लेकिन मतदाता सूची में नहीं करवा सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिक्वेस्ट की, एक गुजारिश की, कर दीजिए। नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय को कानून पास करना पड़ा, मतलब निर्णय देना पड़ा, एक उसको वो करना पड़ा, केस में निर्णय देना पड़ा कि आप करोगे ये, तब जाके आधार कार्ड आ गया। ये तो चुनाव आयोग की औकात है। चुनाव आयोग यदि संविधान के हिसाब से काम करता तो ये कब का, जब आपने 2021 में ही आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, फिर 2025 में बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में आपको मालूम है कि आपकी जमीन खिसकेगी, आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-10 हजार का गाला करना है। महाराष्ट्र हरियाणा इसमें आपने एट रैंडम वोट बढ़ाए या वोट नहीं बढ़ा पाए तो ये वोट काटना शुरू कर दिया, नया है। बिहार में वोट कटाने का काम हुआ, महाराष्ट्र हरियाणा कर्नाटक में वोट बढ़ाने का काम हुआ। जो वोट चोरी में 1,52,252 वोट ज्यादा पाए गए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बेंगलुरु सेंट्रल के, उसका जवाब नहीं है। उसके बाद एसआईटी नियुक्त की और एसआईटी के जो रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं वो मतलब वो खुलासे देखने के बाद तो ज्ञानेश कुमार में थोड़ी भी जन की नहीं तो मन की होती तो इस्तीफा देके चले जाते। भाव एक मिनट, जब बिहार की आप चर्चा लाए हैं तो अब एक बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया सवाल, मुझे लगता है ये सवाल ज्ञानेश कुमार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तक नहीं हुआ होगा, जो मेरे मन में आ गया अब बिहार की चर्चा की। एसआईआर शुरू होने जा रहा है 24 घंटे बाद, एसआईआर शुरू होने जा रहा है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने थे। ये एसआईआर 14 की शाम को या 15 को भी ऐलान हो सकता था। मेरा सवाल सीधा है, कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत सारा हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं बिहार से, इधर किसी का ध्यान नहीं है। लोग डीएमके टीएमसी इसमें है कि अब देखिए कल से जब से एसआईआर का ऐलान हुआ तब से हम ही 3 प्रोग्राम कर चुके, क्योंकि खबरें हैं उससे जुड़ी हुई, लोगों का एक्शन रिएक्शन ऐसा है, पूरे देश में सब एसआईआर की चर्चा में जुट गए। अब बिहार में पर्यवेक्षक कौन आ रहा है? अब बिहार में जो एसआईआर हुआ था उस पर मतदान कैसे होने जा रहा है? अभी फर्स्ट फेज चेक हो जाएगा 11 को, कुल 15 दिन का। और यह भी नहीं है कि जनवरी में दिसंबर में कहीं चुनाव हो कि मजबूरी है भाई हमारे पास टाइम नहीं, हमको करवाना है। आपके पास अब तो खूब टाइम है। जब टाइम नहीं था तब तो 30 दिन में एसआईआर करवा दिए, जब टाइम नहीं था बिहार में तब 30 दिन में एसआईआर करवा दिए। अब तो खूब टाइम है, अब तो शादी करो, गौना भेजो, सब मतलब आप पूरा रख सकते हो, पूरा टाइम है। तब आनन फानन बीच चुनाव में एक राज्य में आयोग अभी चुनाव में है, बीच चुनाव में आप दूसरे प्रोसेस को शुरू कर रहे हो, वो भी पैन इंडिया प्रोसेस को शुरू कर रहे हो। ये मुझे संदेह है, अभी एकाएक मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि ये बिहार में कुछ और बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बिहार एनडीए हार रही है भाऊ, एनडीए हार रही है, आपके पास भी इनपुट है, एनडीए हार रही है और उस इनपुट की वजह से ये बिहार में कुछ बड़ा खेल करना है, इसलिए पूरे देश का ध्यान, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, एक्टिविस्ट हो,
जो हम लोग जैसे 2-4-10 लोग हैं वो लोग हों या पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी श्रूड नहीं है, उतनी शातिर नहीं है, वो मक्कारी नहीं है अभी इनमें कि ये समझ पाए। इनको भी डाइवर्ट कर दो कि चलो यार बंगाल लड़ेंगे, तमिलनाडु लड़ेंगे, बिहार गया। मैं हमेशा कहता हूँ आशीष जी, जिगर तो लाओगे लड़ने का, हुँ, कमीनापन हुँ, कहाँ से लाओगे? हुँ, जगीरा, है ना? तो ये सब हुँ, जगीरा है। अब हुँ, आपको मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल आपका जो डाउट है, वो डाउट नहीं है, ये फैक्ट है। मैं आपको हुँ, बताता हूँ, फैक्ट है। हुँ, अभी क्या होगा, अभी जो एनडीए के जो घटक दल है, मतलब डीएमके भी एक सपोर्टर है एनडीए का, हुँ, ममता भी एनडीए की सपोर्टर है। हुँ, ये सारे लोग उलझ जाएँगे अभी। हाँ, केरल में कांग्रेस खुद उलझ जाएगी क्योंकि केरल में खुद, कांग्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है। हुँ, प्रियंका गांधी केरल से आती है भाई, उनकी एक हुँ, बड़ा फेस। वो उलझ जाएँगे उसमें। आप क्या करो, जब ये बिहार में एक्टिव हो गए तो इनको और जगह उलझो। हुँ, देखिए, बीजेपी कोई जगह खाली नहीं छोड़ती आशीष, हुँ, कोई जगह खाली नहीं छोड़ती। आपने देखा नहीं कि किसी के मुँह से कमीना शब्द निकला तो मुझे कमीना कहा, मुझे कमीना कहा, मुझे कमीना कहा। एक छिछोरे ने गाली दी तो मेरे माँ को गाली दी, आपको गाली दी, स्त्री शक्ति को गाली दी, ये दी गाली। अरे इनके डबल इंजन की सरकार में रोज़ लड़कियों के साथ व्यभिचार होता है और स्त्री शक्ति की बात यहाँ आके करते हैं, मातृशक्ति की बात। अब इनका एक नेता जिसको निकाल दिया वो महिलाओं के सीने पे बैठ के वो लड़की को मारा, उसने उसके कपड़े फाड़े, बताइए ये स्त्री शक्ति है। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल फोर्स से कपड़े फाड़ती है महिलाओं के। लेकिन अब छोटी-छोटी बातों को भी वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, हर चीज़ को अपने पास लाने का। ये अभी वो जो शातिरनेस है, वो आई नहीं है अभी विपक्ष में। विपक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष का साथ एक कमज़ोरी ये भी है कि विपक्ष सोचता है कि अब बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार की अपनी बात करें, बिहार की समस्याओं को जगह दें, बिहार के लिए हुँ, रोड मैप क्या है ये बताएँ। ये बिहार के लिए रोड मैप नहीं बता रहे, ये मोटा रास्ता बता रहे हैं उसको फांसी देने के लिए। हुँ, इनके बाप का राज है, किसी को भी फांसी देंगे आप। हुँ, कानून व्यवस्था नहीं इस देश में। हुँ, क्या किए भई तेजस्वी जो फांसी दोगे आप? क्योंकि आपकी फांसी लेने का टाइम आ गया है। इतनी हुँ, बुरी स्थिति है आपकी बिहार में। तो ये ध्यान भटकाने का और आपके रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करने का। हाँ, अब केरल में एसआईआर होगी तो कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठेगी तो नहीं। हाँ, हाँ, सारे केरलाइट लग जाएँगे भैया एसआईआर से लड़ने। राहुल गांधी, हुँ, प्रियंका गांधी को भी भागना पड़ेगा 1-2 बार। तो बिहार से आपने निकाल दिया। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनने एक आदमी को बिठा दिया, वही कर रहा है इनके लिए काम। हुँ, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। और बदतमीज़ी इतनी कि हम राष्ट्रपति शासन लागू कर लीजिए आप, हाँ, हाँ, कर ही दीजिए आप। और ये कर भी सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और अपने हिसाब से मतदाता सूची अपने बनाएँगे। हिसाब से तैयार करवाएँगे, और काम उस खत्म। सूची पे जब उस सूची पे चुनाव होगा, हुँ, तो कोई विपक्ष दल चुनाव नहीं लड़ेगा, जीतेगा। फिर ये तीनों राज्यों में तुम्हें बीजेपी जीतते हुए मिलेगी और फिर कहेंगे कि पूरे राष्ट्रवाद पूरे हम हैं वो है। फिर अब गोबर और गोमूत्र का पर्व शुरू होगा। तो ये लड़ाई जनता को लड़नी है, विपक्ष के साथ-साथ। हुँ, ये मतदान के अधिकार पे ये चुनाव आयोग भले ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 बार कहता है कि कोई छूटेगा नहीं। मतलब हमारा वाला कोई छूटेगा नहीं हुँ, और हुँ, तुम्हारा वाला हुँ, कोई सूची में चढ़ेगा नहीं। हुँ, ये ब्रैकेट में है। इसीलिए ये अच्छा किया उन्होंने एसआईटी नियुक्त की और एसआईटी के कुछ नतीजे आएँगे, प्रूफ के हुँ, साथ आएँगे। ₹80-80 देके आप नाम डिलीट कर रहे हो हुँ, और चुनाव आयोग ने कहा कि नाम डिलीट हो ही नहीं सकते, बीएलओ जाएगा। अरे मैंने बोला बीएलओ जाएगा, मेरे यहाँ कौन-सा बीएलओ आया था यही बता दीजिए मुझे। मैं उस अरे! बीएलओ के चरण छूना चाहता हूँ हुँ, कि भाई तू कब आया जब मेरे घर के दरवाजे बंद थे और तुझे उस दरवाजे के अंदर से पत्नी और भतीजी दिखी। तू कब आया कि मेरे भतीजे ने दरवाजा उघड़ खोल के बताया कि मैं प्रियंका वानखेड़े भतीजी हूँ, मेरे चाचा हैं और ये मेरी चाची मंजरी जी और हम दोनों ही हैं, अब चाचा नहीं रहे। हुँ, कब हुआ ये ऐसा? कब मेरे पत्नी ने दरवाजा खोल के कहा कि मैं और भतीजी अब दोनों ही जी रहे हैं हम? वो तो नहीं रहे। कब बोला भाई? कोई तो कुछ तो बोला होगा कि सिर्फ तुम्हारे पास एक सूची आई कि बहुत सरकार को बोलता है, मोदी के खिलाफ बोलता है, इसको निकालो इसमें से।
वो बहुत अधिकार करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अधिकारी हम्म। छीन उठाने। क्या ऐसा किसी ने बोला? बताइए मुझे। एक आदमी जो लगातार वोट करता है, उसका एकाएक वोटिंग लिस्ट से नाम निकलता है और फिर जुड़ता है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग में खामी है। मैं अपना उदाहरण देके बोलता हूं, मैं और किसी का उदाहरण ही नहीं दे रहा हूं। हम्म। सब झूठे हैं आपके हिसाब से। मेरा क्या, मेरा अपना केस बताता हूं, मैं दोनों आपको दिखा सकता हूं कि मेरा ये मेरा नया हाँ। मतदान पत्र। तो ये बीएलओ किसको कहते हैं? कौन सा BLO बूथ लेवल ऑफिसर? एक बूथ एक लेवल ऑफिसर की भूत लेवल ऑफिसर है वो, हम्म। कि भूतिया सूची बन रही है, मरे हुए लोग जीवित है, जीवित लोग मार दिए। तो बड़ा भूतिया सिंपल लेवल सा ऑफिसर है था, वो तो। बहुत सिंपल सा था, जो कांग्रेस ने भी नहीं कहा नहीं, है। ये आपने बहुत सही कहा, बहुत सही पकड़ा। ये बिहार के चुनाव में, और बिहार में सब खासकर कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा। देखो आरजेडी तो बिहार तक सीमित है, वो तो वहां लड़ेगी, जेडीयू वहां लड़ेगी। बीजेपी हाँ, का तो काम ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं, तो इसलिए और कुछ किसी को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कम से कम। और अब रही कांग्रेस, कांग्रेस एक बड़ा प्लेयर है और कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक भी है। अब कांग्रेस एसआईआर में जाएगी, या कांग्रेस अपने कुछ सोर्सेस बंगाल में देगी, बंगाल में रैली होगी तो कांग्रेस उतरेगी रैली में, साथ में डीएमके होगी तो साथ में उतरना पड़ेगा। तो जब आप वहां उतरोगे तो यहाँ निगलेक्ट होगे। 2 तारीख को रैली में वहां जाओगे तो वापस वो एक दिन आपका चला गया, 2 तारीख। ये कुछ भी मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई लिमिट खत्म हो रही थी भाई साहब। ये विधानसभा की चुनाव नहीं है कि विधानसभा भंग होने के पहले, मतलब समाप्त कार्यकाल समाप्त होने के पहले सरकार बननी चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं था। ये ऐसा रहा था, आप इसको जनवरी में कर लेते। भाई यूपी के लोकल बॉडीज की इलेक्शन है, आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के लोकल बॉडीज की इलेक्शन है, केरल के लोकल बॉडीज की इलेक्शन है, इनको होने देते। महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज की इलेक्शन, स्थानीय निकाय की इलेक्शन चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव। यूपी के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं है क्योंकि तुमको सीएम को निपटाना है। उधर केरल में स्थानीय निकाय के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं है क्योंकि वहां आपको वहां पे 27 में चुनाव है। हाँ यहाँ यूपी में एसआईआर जरूरी है, क्योंकि हाँ 27 में चुनाव है, चुनाव आ गया, अब साल हाँ भर बचा है। हाँ। मध्य प्रदेश में 5 साल अभी खुला खेत है, चलना है उस खेत को, तो वहां क्या एसआईआर की, तो खुला खेत चलते रहो, अरे लेकिन पूरा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में जिस फर्जी मतदाता सूची पर विधानसभा हुआ, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के बीच में भारी तादाद में मतदाता बढ़ाए गए, एकाएक लोग इतने मैच्योर हो गए और मतदाता सूची में लंबी हो गई, बाहर के लोग आ गए तुरंत। अरे बाप रे, महाराष्ट्र में गलत हो गया, सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई, इनको जितवाना है, एकदम 130 पे पहुंच गए विधानसभा में। वो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जीवाड़ा इसको ठीक करो। उसके बाद आपने कहा कि अब चुनाव प्रोसेस चालू हो रहा है, तो फिर अभी स्थानीय निकाय के पहले एक बार ठीक करो ना उसको, क्योंकि आपको स्थानिक निकाय में, क्योंकि कल बोल के गए अमित शाह जी मुंबई में, उन्होंने कहा मुझे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, मुझे ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में हम हैं, राज्य में अभी देवेंद्र फडणवीस है, अब हर पंचायत पे भी हमें चाहिए भाजपा। एक इसके एक लिए वहां लाइन में एसआईआर नहीं हो रही है। भाऊ, एक लाइन में बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हरियाणा में ओके टेस्टेड सर्टिफाइड हो चुका, चुनाव जीत गए। महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, वहां की मतदाता सूची ने तो कमाल किया ही ना। देखिए वहां पे दोनों में न हरियाणा है इस सूची में, और न महाराष्ट्र है इस सूची में, दोनों नहीं है। हरियाणा महाराष्ट्र दोनों नहीं है। हालांकि ये खेल जो है, ये खेल बड़ा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। मैं अपोजिशन से जब मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ तो मैं सोचा अपोजिशन ये बात कहे कि भाई 14 के बाद आप ऐलान ही कर देते, 14 के बाद करते, बीच में करके क्या करना चाहते हो, ध्यान भटकाना चाह रहे हो, फिर कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। लेकिन अपोजिशन शायद यहाँ तक नहीं, उसके मन में ये सवाल नहीं आए। लेकिन नजर रखिए बिहार पर भी, अभी बंगाल तमिलनाडु पर तो स्टालिन और ममता बनर्जी नजर रख रहे हैं, आप लोग बिहार पर रखिए जो तत्काल है, क्योंकि जब बंगाल आएगा तो कुछ और नया बवाल आएगा। हाँ ये हाँ भी हाँ। तो, हाँ ये इनके अभी बिहार तरकश का इन बवाल का एक्सटेंशन है ये। इनके तरकश में कितने तीर है ये कोई नहीं जानता। ये हम्म। अर्जुन जैसा अक्षय भाता लेके चलता है, बाण खत्म ही नहीं होती इनके, नए नए हाँ। जुगाड़, नए नए तरीके, जोड़ तोड़ घटाना, क्योंकि ये शकुनी के फांसे हैं।
रोज षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि रोज जीत ना है एन केन प्रकरण। दिल्ली षड्यंत्र। खैर चलिए, ये षड्यंत्र करेंगे और हम षड्यंत्र पर सवाल करेंगे। अब ये लड़ाई हो सकता है लंबी चले कि षड्यंत्रकारी जीतता है या षड्यंत्र पर सवाल करने वालों के सवालों का जवाब आता है, सच जो है बिल्कुल झूठ बेनकाब हो जाए, सच सामने आता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो हम भी करेंगे। हम कौन सा जा रहे हैं मोदी जी जैसे झोला उठा करके, हमारा तो झोला ना भी ना यही है, हम भी यही है। ठीक है। जब तक संविधान सुरक्षित नहीं है, हाँ। जब तक लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा नहीं होती, कम से कम मैं आशीष जी की तरफ से गारंटी दे सकता हूँ आपको। मेरे से अभी युवा है, मैं 60 प्लस हूँ, लेकिन हम दोनों तो लड़ते ही रहेंगे और वो मुझे रोज एनर्जी देते हैं। रोज मुझे नहीं भाऊ आपको बैठना पड़ेगा, 100 और करते, 100 और करते। तो वो मुझे खींच के लाते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि लड़ना तो है। जब मेरे पास अच्छा सेनापति है तो फिर मैं कैसा कमजोर पड़ूं। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, न्यूज लॉन्चर पे ये लड़ाई जारी रहेगी और एक एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। पक्का 100%। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर आते हैं और 4:30 बजे 5 नजर रखिएगा उस पर भी। 4:30 बजे क्या होने वाला है बिहार में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।